नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में अर्बुद के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्बुद की साध्य असाध्यता के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों के पास भी पेशेंट ऐसे आते होंगे जो असाध्य अर्बुद के पेशेंट आते होंगे, तो उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे समझना चाहिए, इस सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो 24 नंबर का जो श्लोक है वो देखिए, अर्बुद की असाध्यता। तो ऐसा बताया कि साध्येष्वौ अविमानी तु वर्जेच्च संप्रस्तुतम मर्मणि यच्च जातम स्त्रोतसु वा यच्च भवेत् चाल्यम। मतलब जो अर्बुद में स्त्राव होता है, बहुत ज्यादा स्त्राव युक्त होता है, मर्म स्थान में होता है, नासिका आदि स्त्रोतों में होता है अथवा स्थिर होता है, वो चाहे साध्य भी हो लेकिन वहां उसकी ऐसा कंडीशन है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वह असाध्य ही है। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं? साध्या साध्येष्व असाध्यत्व प्रकारम महा साध्येष्व इत्यादि संप्रसृतम स्त्रावयुक्तम स्त्रावश्चात्र पाके पाकत्वे अपि त्वग अवधारणम मनाव अवगंतव्य स्त्रोतसु नासादिषु अचाल्यम स्थिरम। जो अर्बुद पीछे साध्य गए गए उनके भी असाध्य लक्षण कहते हैं। सदेशु इत्यादि संप्रसृतम अर्थात जो स्त्राव युक्त होते हैं। अर्बुद न पकने पर भी त्वचा आदि के फट जाने से मामूली पानी चा रिश्ता रहता है। स्त्रोत शब्द से यहाँ नासादि स्त्रोतों का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात नासादि स्त्रोतों में। अचाल्य मतलब स्थिर तथा मजबूत। पीछे जो साध्य अर्बुद कहे गए वह भी कारणवश असाध्य हो जाते हैं। इस विषय को कहते हैं कि जो फूटकर निकलने वाला है तथा सिर हृदय आदि मर्म के स्थान पे होने वाला है तथा कान नाक मुख आदि स्रोतों में उत्पन्न होने वाला, तब जो स्थिर हो तथा दृढ़मूल होने से हिले हुए नहीं है, वह अर्बुद असाध्य होते हैं, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। इसके बाद में और बताते हैं कि वातज कफज मेदोज शर्करा अर्बुद साध्य है, मांसार्बुद और रक्तार्बुद असाध्य होते हैं। जो साध्य अर्बुद है वह भी अगर मर्म प्रदेश में है और उनसे अधिक स्राव होता है तो वह असाध्य गए गए हैं, ऐसे बताए। इसके बाद में बोल रहे हैं अध्य अर्बुद की असाध्यता। आधा अर्बुद जो है उसकी असाध्यता क्या है? यज् जायते अन्यत् खलु पूर्व जाते गेयम तदद्य अर्बुदम अर्बुदज्ञेहि तद द्वंद जातम युगपत क्रमाद्वा द्विरर्बुदम तच भवेत् साध्यम। जिस स्थान पर एक बार अर्बुद हो चुका है उसी स्थान पर दोबारा दोबारा फिर अर्बुद निकले अथवा दो अर्बुद एक साथ निकले या क्रम से एक के पीछे दूसरा निकले, इसे अध्यर्बुद कहते हैं। मतलब ये अर्बुद असाध्य होते हैं। मतलब एक साथ दो अर्बुद निकल रहे हैं या फिर एक के बाद एक निकल रही है, अध्यर्बुद होता है, ये असाध्य बताए गए हैं। तो इसके बारे में टीकाकार क्या बोलते हैं? अध्यर्बुदम महा यज्जयत इत्यादि ना
अधिकम अर्बुदम अध्यर्बुदम एतद वृद्धिर्बुदम एव यदद द्वंद्व जातम युगपत क्रमेदिति द्वंद्व जातम युग्मेन जातम युगपेद कदा क्रमेण वा द्वंद्वर्बुदम न साध्यम च बोजा अर्बुदे तो अर्बुदम जातम द्वंद्वजम चानुजम च यत् दुरर्बुदम अर्बुदमिति ज्ञेयम तत्साध्यम विनिर्दिशेत इति। इसके बाद अब यहाँ यज जायते इत्यादि पद से अध्यर्बुद के लक्षण कहते हैं। अर्बुद के ऊपर निकलने वाले अधिक अर्बुद को अध्यर्बुद कहते हैं। एक अर्बुद के ऊपर एक और हो रहा है। यह अर्बुद का जोड़ा होता है, अर्थात मिली हुई दो रसौलियां उड़ जाती हैं। यह द्वंद्व जातम इत्यादि अर्थात जो युग्म का जोड़ा अर्बुद होता है, ये दोनों इकट्ठे भी उत्पन्न हो जाते हैं तथा क्रमशः आगे पीछे भी उत्पन्न हो जाया करते हैं। यह अध्यर्बुद भी असाध्य होता है, क्योंकि भोज तंत्र में भोज भी कहते हैं कि अर्बुद के ऊपर अर्बुद तथा जो जोड़ा अर्बुद, इन दोनों को द्व्यर्बुद कहते हैं। यह द्व्यर्बुद असाध्य होता है। यदि पूर्वोत्पन्न अर्बुद के ऊपर अन्य अर्बुद उत्पन्न हो जाते हैं उसे अध्यर्बुद कहते हैं, तथा जो इकट्ठे अथवा आगे पीछे उत्पन्न उसे द्व्यर्बुद कहते हैं। यहाँ दोनों अर्बुद और द्व्यर्बुद ही असाध्य होते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं अध्य अर्बुद के या असाध्य अर्बुद देखे हैं क्या? कंचन मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक पर, या फिर जो इसमें स्त्राव निकल रहा है ऐसा अर्बुद देखा है? सर वो जो भी मतलब जो स्राव निकलने वाले हैं और असाध्य जो जो भी देखे हैं वो कैंसरस ही थे सर। और जैसे ये अध्यार्बुद जो बोल रहे हो ना आप, ये भी देखा हुआ है, पर मुझे नहीं कभी समझा कि ये अध्यार्बुद होगा। लाइपोमा के पेशेंट में देखने को मिलता है सर कि एक लाइपोमा है, उसके बाजू में दूसरा लाइपोमा, बिल्कुल मतलब कभी कभी को तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगता है कि दो गांठें एक साथ है। और सर ये हो सकता है कि कैंसर जो कैंसरस जो अर्बुद होते हैं वो एक छोटी गांठ होने के बाद वो मतलब हम बोलते हैं ना उनको कि जैसे कि एबनॉर्मल ग्रोथ है, मतलब सेल के ऊपर सेल बढ़ने की वजह से ही वो अर्बुद तैयार होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही हो सकता है ना कि गांठों के ऊपर गांठें हो हाँ के वो बराबर। एबनॉर्मल हो के वो कभी कभी फूटती है और कभी कभी नहीं फूटती है। हाँ तो ये देखा हुआ है, पर बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब कुछ लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में। सच में बहुत अच्छा है सर। जी सर, देखा हुआ है सर। हाँ, महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था सर कि जो अपन का ये कैंसर का ये अर्बुद होता है और उसको अपन निकाल देते हैं और वापस जो रिपीट हो जाता है वो भी अध्यार्बुद में ही आएगा सर। हाँ बराबर। और अपन को जनरली जो कैंसर के पेशेंट मिलते हैं वो इसी तरह मिलते हैं कि उसको निकाल भी देते हैं, ऑपरेशन भी करवा देते हैं, उसके बाद भी फिर दोबारा हो जाता है। हाँ इसलिए कीमोथेरेपी वगैरह बाद में करते हैं वो कि बाद में वो नहीं हो। जी तो वो भी अध्यार्बुद ही है सर। जी। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अर्बुद या ट्यूमर जो होता है शरीर से धातु से बना हुआ होता है। जो धातु को नवीन एकत्रित पिंड सदृश भाग जो रहता है उसे अर्बुद या ट्यूमर कहते हैं। इसकी शरीर को किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं होती है तब भी आ जाता है, और ये इसकी उत्पत्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से निरर्थक है। शरीर की वृद्धि क्षय निरपेक्ष से इसकी वृद्धि होती है। और यह सादा अर्बुद होगा तो सिंपल ट्यूमर बोलेंगे, बिनाइन ट्यूमर। अगर घातक होगा या दुष्ट अर्बुद होगा तो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर है उसके चारों ओर कोष होने से वह अन्य धातुओं से अलग होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें कोष नहीं होता है, समीपस्थ धातु से अलग नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर होता है कोष से निर्धारण करने से पुनरुत्पत्ति का डर नहीं रहता है। बिनाइन ट्यूमर को आपने निकाल दिया फिर से नहीं होगा। लेकिन दुष्ट अर्बुद है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो फिर से हो जाता है। जो बिनाइन ट्यूमर है वो धीरे धीरे बढ़ता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर फास्ट बढ़ता है। और बिनाइन ट्यूमर में प्राण भय नहीं रहता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्राण को भी नष्ट कर देता है। और बिनाइन ट्यूमर जो रहता है सामान्यतः एक ही होता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो द्व्यर्बुद, अध्यर्बुद और बहुत सारे सेकेंडरी अर्बुद होते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर है वो साध्य है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो असाध्य है या कृच्छ साध्य है। तो आयुर्वेद में जो वातज, पित्तज, कफज और मेदो अर्बुद है ये सौम्य अर्बुद होते हैं, और रक्तार्बुद और मांसार्बुद वो है दुष्ट अर्बुद है। मांस वाला और रक्त वाला ये बहुत डेंजरस होता है। जी आगे बढ़ते हैं। द्व्यर्बुद भी इसमें टिप्पणी में लिखा है कि द्व्यर्बुद भी इसे कहते हैं। इस प्रकार के दोनों पर्याय हैं। दूसरे प्रकार से एक के स्थान पर दूसरा निकले वो अध्यर्बुद है, और एक स्थान या क्रमशः द्वंद्व जो होता है ये द्व्यर्बुद होता है। अब इसमें बोल रहे हैं अर्बुद के न पकने का कारण।
न पाकम आयन्ति कफाधिकत्वान मेदो भूत्वाच विशेषतस्तु दोष स्थिरत्वाद ग्रंथनाच तेषां सर्वार्बुदान्येव निसर्गतस्तु। वह सब प्रकार के अर्बुद स्वभावतः पकते नहीं है। न पकने के कई कारण है। कफ और मेद की अधिकता से, दोष की स्थिरता से और ग्रथित होने से तथा व्याधि के स्वभाव से किसी भी प्रकार का अर्बुद नहीं पकता है। इति श्री माधवकर विरचिते माधव निदाने गलगंड माला अपजी ग्रंथ अर्बुद निदानम समाप्तम। टीकाकार क्या बोलते हैं? अर्बुदम पाका अभावे हेतु माना पाक मायांत इत्यादि सर्वार्बुदानी पित्त रक्तजानी न पित्त रक्ताजान्यपि न पाकमायन्ति कुत एतत् आह कफाधिकत्वान् मेदो भूत्वाच ननु अपाच्यमपि विशेषतः कफमेधसि अधिके अथ च तस्याः पाको अस्त्येव इत्यत आह दोष स्थिरत्वादिति अपच्याम कालांतरेण हि रक्तपित्तमधिकं पाकम् आरभते तच्चेत् दोष स्थिरत्वात् सदा सदृश दोषत्वात् ग्रंथित्वाच न पाकारंभकम् अन्यतो दोष स्थिरत्वादिति दोषोश्राय रूपशोथ काठिन्यात्याहु तत्प्रयोजकनकम अन्यत्र दोषोश्रय शोध काठिन्यापि पाक दर्शनात् अतः कुतोऽपि अत्रोक्त हेतु संपदित्वाः निसर्गत्वेति निसर्गतो व्याधि स्वभावात् भोजो अपयुक्तम न पच्यते स्थिरत्वाच ग्रंथित्वात् स्वभावतः इति। मतलब अर्बुद पकते नहीं है, इसके कारण है कि न पाकत में इत्यादि सब प्रकार के अर्बुद जिनमें पित्त और रक्तजन्य भी आगे पकते नहीं है। सारे मतलब ट्यूमर है वो पकते नहीं है। क्यों नहीं पकते? इसमें कारण लिखते हैं क्योंकि सब में कफ और मेद की अधिकता होती है। अब इसमें प्रश्न होता है कि अपची में भी विशेषतया कफ मेद की बाहुल्यता होती है किंतु उसमें पाक हो जाता है अपची में। इसका समाधान लिखते हुए कहते हैं कि अपची में कालांतर के पश्चात रक्त और पित्त बढ़कर पाक आरंभ कर देते हैं किंतु अर्बुद में दोष अत्यंत स्थिर रहते हैं अर्थात सदैव स्थिरता रूप एक दशा में ही रहते हैं तथा अत्यंत संचित रहते हैं। इसलिए यहाँ पर रक्त पित्त का कुछ वश नहीं चलता है, इसलिए अर्बुद में पाक नहीं होता है। दूसरे आचार्य ऐसे बोलते हैं कि दोषों के उश्राय रूप में शोध की कठिनता से ऐसा कहते हैं। और फिर ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की हेतु संपत्ति कहाँ से आ जाती है कि जिसके कारण अर्बुद में पाक नहीं होता है। तो इसका समाधान कहते हुए कहते हैं कि निसर्गता अर्थात अर्थात रोग का स्वभाव ही है कि अर्बुद पकता नहीं है। भोज तंत्र में भी लिखा है कि अर्बुद कठिन और स्थिर होने से दोषों के अन्योन्य ग्रथित होने के कारण अथवा सबसे बड़ा हेतु उसका स्वभाव ही है, इसलिए वशवर्ती होकर पकता नहीं है। अर्बुद कभी भी पकता नहीं है। आरंभ से प्रायः यावद जैसे शरीर में लटका जाता है वैसे उसका रंग भी शरीर के प्राकृतिक रंग के समान होता है। इसमें कारण लिखते हैं कि सभी प्रकार के अर्बुद कफ प्रधान होते हैं तथा इनमें मेद की भी अधिकता होती है। विशेषतया इन सब में दोषों का संतुलन रस्सा कश्यी के समान दोषों दोनों ओर बराबर होता है तथा यह जब आयस में इतने ग्रथित हो जाते हैं तब यूं समझिए कि प्रकृति की ओर ही रोग का संगठन इस प्रकार का हो जाता है कि इसमें पाक नहीं होता है और ये बढ़ने पर भी वैसे के वैसे लटके हुए रहते हैं, पकने नहीं होते, पकने नहीं पाते हैं, इसीलिए ऐसा बताया गया है। अब आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर सुश्रुत संहिता में तो जो रक्तार्बुद है उसको उसमें पाक बताया है जी। और मैं तो भोज वगैरह इन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन जो सुश्रुत संहिता है उसमें जो रक्तार्बुद है उसके लिए बताया गतस्तु पाकम। रक्तार्बुद और मांसार्बुद में रक्त और पित्त ज्यादा मिला तो पका देगा, नहीं तो नॉर्मली नहीं होता है वो हो जाएगा। माधव का ने नहीं बताया उसमें उसमें तो ना पकने के लिए कहा है, लेकिन सुश्रुत संहिता में आया है ये रक्तार्बुद का पकने। जी जी ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम 7 बजे मिलेंगे कि ये अध्याय समाप्त हो गया है। सभी को थैंक यू, प्रणाम। अब हम कल नया अध्याय शुरू करेंगे माधव निधन का। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। इसकी चिकित्सा भी कर लेते सर। चिकित्सा, अच्छा, अर्बुद की चिकित्सा इस पे कंचन मैम आप कुछ बोलिए, मैं भी बताता हूँ चिकित्सा। जी सर, एक नॉर्मल जो चिकित्सा है वही बताती हूँ मैं। जैसे कि मैं देती हूँ कि कांचनार देती हूँ, कांचनार को गुल देती हूँ, रुद्धि वादिका वटी, आरोग्यवर्धिनी भी चलाती हूँ। और कैंसरस जो होते हैं उनमें स्वर्ण वसंत मालती, ताम्र भस्म है, मोती पिष्टी है। जैसे दोष है उस हिसाब से भी हम ऐड करते हैं। जैसे आपने अभी जैसे बोला कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो मैं बहुत बार कामधुदा, प्रवाल, पंचामृत ये भी ऐड कर देती हूँ। बहुत बार बहुत विष्णु
पेशेंट अगर अफोर्डेबल है और काफी ज्यादा ऐसे लगता है कि ये कैंसरस है, तो मैं उसमें हीरक भस्म भी ऐड कर देती हूँ सर। और कायाकल्पकवात, सर्वकल्पकवात, हमें बाकी ग्रहणी वगैरह की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है इसमें। जैसे गोधन अर्क का भी बहुत अच्छे से काम करता है, जो गाय का मूत्र होता है वो। और इसमें गिलोय का काढ़ा हम लोग देते हैं। तुलसी के पत्तों पत्तों को चबाने के लिए बोलते हैं, नीम के पत्तों को चबाकर खाने के लिए बोलते हैं। और बाकी खाने पीने के लिए जो हम बताते हैं हेतु सेवन जो जा रहे हैं उनके, उनको समझाते हैं कि वो ये प्रॉपरली उनका इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। और प्राणायाम वगैरह भी बताते हैं सर। जी सर। हाँ, तो विविध प्रकार के दोषों के उपचार करने चाहिए, ऐसा ग्रंथों में बताया। वातज अर्बुद है तो उसमें स्वेदन, उपनाह, स्वेद, श्रृंग की सहायता से रक्त मोक्षण करने को बोला है। अभ्यंतर प्रयोग में सभी वातज्ञ उपचार करना है। पित्तज अर्बुद के लिए द्रव या उपनाह, स्वेद और मृदु विरेचन उपयुक्त होता है। प्रियंगु, रसांजन, लोद्र, यष्टि, मधु, इनका शहद के साथ लेप करना है। जलाव का उच्चारण भी करना है। पित्तज अर्बुद है तो अभ्यंतर औषधियों में द्राक्षा, त्रिवित, आरगवत से सिद्ध घृतपान उपयुक्त है। कफज अर्बुद में वमन, विरेचन और रक्त मोक्षण अपेक्षित है। रक्त मोक्षण अलाबु से किया जाता है। वमन और विरेचन जो है उसके जो गण है उसका द्रव्य लेपन के लिए प्रयोग करते हैं। कफज अर्बुद में वही वमन और विरेचन वाले द्रव्य का ही लेप लगाते हैं। विविध क्षार द्रव्यों का गोमूत्र के साथ लेप भी लाभदायी होता है। अर्बुद में पाक नहीं होता है, किंतु कृमि संसर्ग से पाक क्वचित हो सकता है। इस अवस्था में व्रण शोध जैसी चिकित्सा करना है। मेदो अर्बुद है लाइपोमा, उसमें स्वेदन और प्रच्छान कर्म से रक्त मोक्षण उपयुक्त है। उसके बाद शस्त्र कर्म भी करने से मेदो अर्बुद है लाइपोमा, उसका निर्धारण करना है। व्रण रूपन जल्दी निकले, चंद्रप्रभा जैसे शिलाजतु के कल्प उपयुक्त होते हैं। शर्करा अर्बुद की चिकित्सा मेदो अर्बुद जैसी ही होती है। रक्तार्बुद और मांसार्बुद असाध्य होने से इनकी कोई भी चिकित्सा ग्रंथों में वर्णित नहीं है, ऐसा बताया। और रक्तार्बुद, मांसार्बुद तो असाध्य होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो ग्रंथों में नहीं है, लेकिन हम चिकित्सा देते हैं। पथ्य पथ्य में बताया कि पुराण घृत विशेषकर पथ्यकर है। जीर्णशाली षष्टिक, यव, मुद्ग, परवल, शिग्रु, वरुण, विविध शाक, रुक्ष, कटु, दीपन पदार्थ, शिलाजतु और गुगुल विशेष पथ्यकर होते हैं। गन्ना और उसके बनाए पदार्थ अपथ्य है। अम्ल, गुरु, मधुर अभिसंधि पदार्थ वर्ज्य करने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम 7 बजे मिलते हैं, फिर हम अष्टांग हृदय हेलो में। सर, प्रणाम। हाँ सर क्या? हाँ सर, बोलिए सर। सर, हाँ, प्रणाम सर। सर ये क्या कहते हैं, जैसे किसी को फाइब्रोइड है, यूट्राइन फाइब्रोइड है, एक बार ऑपरेट हो चुका है तो क्या कहते हैं, और दोबारा हो रहा है, तो ये असाध्य की श्रेणी में आएगा फिर इसको? हाँ, अगर वो बढ़ नहीं रहा, पाक नहीं हो रहा है तो असाध्य नहीं। उसमें अगर बार बार उत्पत्ति हो रही है तो उसमें हम हेतु सेवन क्या है वो देखेंगे ना। वैसे ही अगर हेतुओं का सेवन हो रहा है तो वो बार बार आएगा। अब ज्वर भी बार बार आ रहा है तो वो असाध्य बोलेंगे क्या? वो अगर देख रहा हूँ सर मैं। शोथ अगर बार बार आ रहा है तो उसको हम असाध्य बोलेंगे क्या? हम हेतु सेवन बंद करेंगे और चिकित्सा कर करके बार बार उसको ठीक करते हैं। सर, चरक चरक और सुश्रुत के टाइम में केवल वनस्पतियों से चिकित्सा की जाती थी, इसलिए उन्होंने कुछ रोगों को असाध्य बोला है। अपन जो रसशास्त्र के योग देने से वो उस असाध्य को भी अपन साध्य कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ी चीज। जी, अगर बार बार वो आ रहा है, फाइब्रॉइड वगैरह हो रहा है, तो उसको असाध्य नहीं। असाध्य कब बोलेंगे? जब उसमें रक्त बहुत आ रहा है और वो मेलिग्नेंसी की तरफ चला गया, तब असाध्य होता है ना। जी सर। हाँ, ठीक है। तो अभी और किसी को कुछ बोलना है? नहीं, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 7 बजे फिर मिलते हैं। आप लोग को कुछ और बोलना है तो हम फिर बोलेंगे, बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।